नज़ीर, ऐसा लग रहा है कि अब हम जंग से सिर्फ चंद दिन की दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं और ईरान और उसके तहादी पावरफुल रिस्पांस देने के लिए इजराइल को तैयार हैं। और इस वक्त यूरोपियंस ईरान पर हमला करने के लिए जो आ रहे हैं, यूरोपियंस इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं और बरतानिया अपनी फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय कर चुका है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो इजराइल की हिस्ट्री के अंदर यूरोपियंस आते रहे हैं जंगों के अंदर। सुएज कैनाल का जो उसके ऊपर जो वॉर हुई थी उसमें फ्रांस भी शामिल था, बरतानिया भी शामिल था। तो जो यूरोपियंस हैं वो इस जंग में शमूलियत इख्तियार करते रहे। इस वक्त भी अब बरतानिया ने अपनी एयरफोर्स जब डिप्लॉय करना एयरफोर्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। यूरोपियंस भी बिल्कुल जब इजराइल की मदद को आएंगे। तो यहां पर ईरान की स्ट्रेटजी क्या है? ईरान की नाज़रीन यहां पर स्ट्रेटजी यह है कि पहले 48-72 घंटों के अंदर एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है वो दिया जाएगा इजराइल को, जिसमें उनकी बंदरगाहें, जिसके अंदर उनका प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस तरह से डैमेज कर दिया जाएगा कि वेस्ट को जब डिटर किया जाएगा। क्योंकि अगर ईरान जो है वो इतना ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता तो फिर वो एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। पहले वो कैलकुलेट करेंगे कि जंग किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर ईरान तबाहकुन साबित हुआ इजराइल के खिलाफ तो फिर वेस्ट जो है वो डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा, और अगर ईरान जेर हो गया तो फिर वेस्ट जो है वो एस्केलेशन की तरफ जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए इधर ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव रिस्पांस देंगे और पहले 48-72 घंटों के अंदर उनका ये रिस्पांस होगा। और आज तो इजराइल ये कैलकुलेशन भी उसके सामने आ रही है कि ईरान जो है वो 1000 से ज्यादा मिसाइल्स 1000 से ज्यादा मिसाइल जब इजराइल के ऊपर फायर कर सकता है। उधर आप देखेंगे अमेरिका की प्लानिंग क्या है। अमेरिका की जो प्लानिंग सामने आ रही है उसमें यह है कि ईरान की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो ईरान की लीडरशिप है, जो ईरान की पुलिस है उसकी लीडरशिप है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरा जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है और ढांचा है उसको निशाना बनाया जाएगा। ठीक है ना? तो उनका मकसद जब ईरान को मुकम्मल तौर पर डिस्टेबलाइज जब करना है, तो इसलिए ईरान के पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, उनको फौरी और बहुत बड़ा हमला जो करना है। अब आप देखिए कि ईरान की जो जंगी मशकें हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जारी हैं। वो डिफरेंट वेपन्स जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। बड़ी इस वक्त सेंसिटिव सूरत हाल है कि ईरान की जंगी मशकें हो रही हैं और वेपन जब वहां पर टेस्ट हो रहे हैं। अगले 48 घंटों के अंदर अंदर जब रशिया और चाइना की जंगी मशकें भी ईरान के साथ शुरू हो जाएंगी यहीं पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, और जो गल्फ ऑफ ओमान है वहां पर ये जंगी मशकें जब शुरू हो जाएंगी। तो रशिया और चाइना की यहां पर प्रेजेंस एक तरह से यूरोपियंस को भी डिटर करने के लिए है कि अगर वो आएंगे तो फिर रशिया और चाइना भी यहां पर मौजूद है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक इजराइल ये समझ रहा है कि कम से कम उनको 4 फ्रंट के पर लड़ना पड़ेगा, लेबनान का, इराक और यमन का और ईरान का। ये 4 फ्रंट्स हैं जिन पर जब उनको लड़ना पड़ेगा, यहां से उन पर हमले होंगे। और उधर रशिया ने यह कहा है कि यूरोपियंस तैयारी कर रहे हैं रशिया के जो कमर्शियल शिप्स हैं, जो यूक्रेन जंग जारी है ना उस तनाजुर के अंदर रशिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं, कमर्शियल जहाज हैं, उसके ऊपर हमला करने के लिए यूरोपियंस तैयारी कर रहे हैं। तो यह बड़ी खतरनाक बात है, रशिया खुद ये कंफर्म कर रहा है। तो अब देखिए कि कैरेबियन के अंदर क्यूबा का क्राइसिस जारी है, मिडिल ईस्ट के अंदर ये इतनी खौफनाक जंग, यूक्रेन के जंग के अंदर ये एक्सपेंशन होने जा रही है कि वो रशिया पर बड़ा रास्त यूरोपियंस अटैक करने जा रहे हैं। तो इस तरह से एक तरफ जब ऑर्डर फॉल कर चुका है और कोई भी चीज तय नहीं है, कोई भी अब कमिटमेंट नहीं है, कोई भी अब रूल्स नहीं है, तो उधर से ये नई नई जंगें, तो इस तरह आलमी जंग का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और जरा अगली खबर भी सुनिए। हमने आपको 3 नाम दिए थे कि 3 नाम डायरेक्टली ईरान की मदद को आ सकते हैं। पहले 2 नाम उनके ज्यादा चांसेस है, लेकिन तीसरे नाम को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स इस बारे में बात कर रहे हैं। वो तीसरा नाम टर्क्स का है। टर्की नहीं इस वक्त चाहता किसी भी सूरत हाल के अंदर के ईरान डिस्टेबलाइज हो, तो टर्की ने भी अपनी जंगी बेड़े जो है वो उतार दिए। टर्की ने इस वक्त अपने जंगी बेड़े जो है वो ऑपरेशनल कर दिए हैं गल्फ ऑफ अदन के अंदर, जहां पर एक और बड़ी बैटल छिड़ने जा रही है, यानी बाबुल मंदब, सोमालिया के साहिल। चूंकि सोमालिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है टर्की की, तो टर्की कह रहा है हम तो सोमालिया की मदद को वहां पर गए हैं। तो गल्फ ऑफ अदन में टर्की के जो जंगी बेड़े हैं वो भी मोबिलाइज हो गए हैं। अब आप जरा देखिए, तमाम वर्ल्ड पावर यहां पर आ गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ईरान, रशिया और चाइना, अरेबियन सी के अंदर और कहीं गल्फ ऑफ ओमान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस, रेड सी के अंदर अमेरिकन फोर्सेस,
और अब रेड सी के अंदर टर्किश जंगी बेड़े और 7 अंसारुल्लाह वहां पर मौजूद है। तो ये तमाम वर्ल्ड पावर जो है वो यहां पर अमेरिका, बरतानिया, ठीक है ना, रशिया, चाइना, ईरान, ये सब जो है यहां पर खड़े हैं, ठीक है ना। और कोई जंगी मशक़ें कर रहा है, कोई आगे तैयारी कर रहा है कि क्या होना है। तो एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट यहां पर आलमी जंग का ये मिडिल ईस्ट जो वो बनने जा रहा है। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, जो सबसे अब जिस डायरेक्शन में हमने देखना है और जिससे हम ये इसको आगे ऑब्जर्व कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि इवेंट्स किस डायरेक्शन में होंगे, वो ये बात है कि पुराना ऑर्डर जा चुका है और अभी इसको समझने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अब नया ऑर्डर तो बनना है ना, तो हर ताकत ये चाहेगी कि उसका सिक्का मनवाया जाए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ताकत हो अगले ऑर्डर के अंदर। अमेरिका तो बिल्कुल ये चाहता है कि ट्रंप की प्लानिंग क्या है कि सिर्फ ट्रंप जो है वो ऊपर बैठा होगा। अब ये जो उसने गजा का बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, इसमें वीटो की ताकत सिर्फ ट्रंप के पास है और इसी स्ट्रक्चर को वो ग्लोबल बॉडी बनाना चाहता है। ये बात उसने खुद की है कि इसमें ग्लोबल पीस जो है वो मैं करूंगा। दैट मींस कि वो इसको ग्लोबल बॉडी बनाना चाहता है जिसमें वीटो की ताकत सिर्फ अमेरिका के पास है। तो ये अमेरिका चाहता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? तो बात करने का मकसद ये है कि हर ताकत ये चाहेगी कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, उसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो। तो उसमें जंगें होंगी, फिर जोर आजमाई होगी, तभी चीजें जब तय होंगी। तो इसलिए अब बड़ी खौफनाक जंगें जो हैं वो हमें होती हुई नजर आ रही हैं। और जब ऑर्डर फॉल करता है तो नए ऑर्डर बनने तक जो वो बहुत सारे ऐसे क्राइसिस और जंगें देखने को मिलती हैं। इसी दरमियान एक बड़ा सुन्नी एक्सेस जो है वो भी तश्कील पा रहा है, सऊदी अरेबिया, टर्की और मिस्र का। और इसराइल ये कह रहा है कि इस सुन्नी एक्सेस से भी हमें बहुत ज्यादा जो खतरा है। इस पर भी हम बात करेंगे। क्यूबा का जो क्राइसिस है उस पर भी बात करेंगे और चाइना जो वहां पर एड भेज रहा है। जनाब अली, सबसे पहले जरा ईरान, उसकी तैयारी क्या है? जंग ऐसा लग रहा है कि चंद दिन की दूरी पर है। अगेन दिस इज अनरियलिस्टिक वॉर और अमेरिका को इसका बहुत डैमेज हो सकता है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑर्डर जा चुका है तो नया ऑर्डर बनाना है। अमेरिका चाहता है कि मुकम्मल उनकी डोमिनेंस के साथ और उनकी हेजेमोनिक पावर के साथ ये ऑर्डर बने। तो उसके लिए जो वो ताकतें हैं जो अमेरिका को चैलेंज कर रही हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा और बाकियों को उससे डराएगा। कुछ को निशाने इबरत बनाएगा और बाकियों को दिखाएगा कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ऐसा हशर जब हम करेंगे। सो इन द इवेंट ऑफ अ वॉर ब्रेकिंग आउट विद ईरान, इजरायली एयरफोर्स का एस्टिमेट यह है कि इजराइल 4 फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहा होगा और 1800 ईरानियन मिसाइल्स एट द सेम टाइम उसका सामना करना पड़ सकता है। एक ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है जिसमें 4 फ्रंट्स के ऊपर इजरायली फोर्सेस को लड़ना पड़ रहा होगा और सेम टाइम के ऊपर 1800 ईरानी मिसाइल्स भी आएंगे। यानी हिजबुल्लाह के साथ जंग हो रही है, इराक के साथ हो रही है, यमन से अटैक्स हो रहे हैं और उधर से ईरान ने 1800 मिसाइल जब फायर कर दिए। ये आज इजरायली एयरफोर्स का जो एस्टिमेट है, ठीक है। और इसी दरमियान जो है वो तैयारी ये बताई जा रही है ईरान की कि अमेरिका ईरान को एक डिसफंक्शनल स्टेट जब बनाना चाहता है अपने हमलों से। सो यही चीज ईरान इसराइल पर अप्लाई करने जा रहा है। ईरान जो है वो इसराइल को पहले 48 से 72 घंटों के अंदर एक डिसफंक्शनल स्टेट जब वो बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें ऐसा वो डिसाइसिव अटैक करेगा कि दैट विल हैव लास्टिंग इंप्रेशन बिफोर यूएस एंड यूरोपियंस कैन स्टेप इन एंड फाइट इजराइल वॉर ऑन इट्स बिहाफ। कि यूरोपियंस कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, अमेरिकन जरूरी नहीं है कि अमेरिका ने पहल हमले में करनी है, इजराइल से आगाज हो सकता है ना। तो वो इजराइल के ऊपर ऐसा डिसाइसिव अटैक करेंगे कि 48-72 घंटों के अंदर ये कोलैप्स की सूरत हाल के अंदर पहुंच जाएगा और सूरत हाल बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होगी। इस बार बहुत ड्रामाई सूरत हाल होगी और जो मैग्नीट्यूड होगा वॉर का, डिस्ट्रक्शन का, वो बहुत ज्यादा होगा और चंद दिनों के अंदर ये जंग जो वो छिड़ सकती है। और इसमें बंदरगाहें, इसमें उनकी प्राइम इंडस्ट्रीज, इसमें उनके फौजी अड्डे, इनको ईरान जब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। सो ग्रेट बिग वॉर जब वो आ रही है एंड एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जो रिवर्सल है कि ये जंग ना हो, इसके चांसेस अब लेस देन 1% है, ठीक है। मतलब चांस नहीं है कि अब ये टल सकेगी।
सुप्रीम लीडर का इस मौके के ऊपर अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी हुआ है ट्रंप के नाम, यानी जंगी मशकें हो रही हैं, मुज़ाकरात, उसका क्या नतीजा निकला वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रशिया और चाइना आ गए हैं, उधर से अमेरिकी जो जेराल्ड फोर्ड है वो बहुत करीब पहुंच गया, बहरिया रूम के अंदर वो दाखिल हो रहा है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो इस बिल्कुल टेंशन वाले हालात के अंदर जंग सर के ऊपर खड़ी हुई है, तो ऐसे में तो ईरान को कांपना चाहिए। ईरान कांप नहीं रहा है, बल्कि वो तो कुछ और बात कर रहा है। सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के नाम मैसेज जारी किया है, यू विल नॉट बी एबल टू एंड ईरान, तुम ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकोगे, तुम ईरान को नेस्तो नबूद नहीं कर सकोगे। यह खामनाई का मैसेज है। द अमेरिकन प्रेसिडेंट सेज कि उसकी आर्मी बहुत ताकतवर है, दुनिया में सबसे ताकतवर आर्मी उसकी है, बट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड कैन समटाइम्स बी हिट सो हार्ड दैट इट कैन नॉट गेट बैक अप। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मीज भी एक ऐसा मौका आता है कि उनको इस तरह से तबाही का सामना करना पड़ता है, वो इस तरह से डिस्ट्रक्शन फेस करती हैं कि फिर वो दोबारा उठ नहीं सकती, उनकी कमर टूट जाती है। जैसे स्पेन की आर्मी बहुत ताकतवर थी, उनकी नेवी की हम बात कर रहे हैं, बहुत ताकतवर थी, और इंग्लैंड के खिलाफ जंग में फिर वो ऐसी गई कि दोबारा उठ नहीं सकी। तो सुप्रीम लीडर ने बताया कि ठीक है ताकतवर तो है, लेकिन वो वक्त भी आता है कि जब ताकतवरों को जब शिकस्त होती है तो उन्होंने कहा 47 ईयर से अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान खत्म नहीं हुआ। उधर मुख्तलिफ फुटेजेस आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, डिफरेंट वेपन जब वो मिसाइल ड्रोन जब वो टेस्ट हो रहे हैं। एक अजब सनसनी सूरत हाल है। ईरान कंटिन्यूज मिलिट्री मैनूवर्स फॉर द सेकेंड कंसेक्टिव डे, और स्पोक्स पर्सन ऑफ द ईरानियन आर्मी ने यह कहा है कि वी आर रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन। बिल्कुल जंगी माहौल इस वक्त बना हुआ है, और वो कह रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन। वहां पर जो मुज़ाकरात हुए हैं वो दूसरा राउंड इख्तिताम पजीर हुआ है। अगेन कोई सॉलिड अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक एक और राउंड जब वो हो सकता है, और बातें जो रूटीन में होता है, बड़ी अच्छी बात हुई, बड़े अच्छे माहौल के अंदर हुई, ठीक है ना, इस बात पर इत्तफाक किया गया कि एक और राउंड होना चाहिए। सो अगेन उसमें कुछ भी कंस्ट्रक्टिव और अभी तक सॉलिड नहीं है। तो जैसे हमने आपको टाइमलाइन बताई थी कि ये राउंड्स होते रहेंगे, और सिर्फ इस दो चीजें होंगी, एक ये कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए, और साथ ये कि नैरेटिव बना लिया जाए, एंड थर्ड एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ऑन ग्राउंड जो सीआईए और मोसाद अपना नेटवर्क कायम करना चाह रहे हैं, इतनी देर में वो भी कायम हो जाए। तो फिर एक अंदरूनी क्योस पैदा करके, जैसे दिसंबर के आखिर और जनवरी के शुरू में किया गया, अगेन वही सूरत हाल पैदा करके फिर अटैक किया जाए। तो बस उसी चीज की तैयारी है। इधर नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उधर से जेराल्ड फोर्ड आ रहा है, उधर ईरान में ऑन ग्राउंड जो सीआईए और मोसाद अपना नेटवर्क है उसको कायम कर रहे हैं। तो बस जब ये पूरा हो जाएगा तीनों चीजें, देन फिर वो अटैक कर देंगे। तो ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं है टू प्रिवेंट द वॉर, वो इसलिए है कि ऑन ग्राउंड और नैरेटिव जो है उसके लिए किए जा रहे हैं। अच्छा जी, इसी दरमियान जो सऊदी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई है हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी ऑफ ईरानियन शूरा काउंसिल। ईरानियन जो डेलीगेशन है वो सऊदी अरेबिया पहुंचा है, और सऊदी अरेबिया में उनकी अहम मुलाकातें जब हो रही हैं। अच्छा, अचानक टर्की जो है वो मोबिलाइज हो गया है, और टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि तुर्की ने अपने जंगी बेड़े जब उतार दिए हैं, और गल्फ ऑफ अदन में और अरेबियन सी के अंदर और कोस्ट ऑफ सोमालिया में यहां पर हमारे जंगी बेड़े ऑपरेट कर रहे हैं, और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, और मिलिट्री ग्रांट्स और एड टू सोमालिया दे रहे हैं। हम तो सोमालिया की मदद के लिए वहां पर गए। अरेबियन सी में तुर्की ने जंगी बेड़े उतार दिए हैं, कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड गल्फ ऑफ अदन, ये बिल्कुल वही जगह है। यानी आप ऊपर से शुरू करें, गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी, ये ओमान के साहिल के साथ साथ होते हुए अरेबियन सी, फिर नीचे यमन आ गया, और गल्फ ऑफ अदन, मतलब यहीं पर सब के बेड़े यहीं पर खड़े। चाइनीज और रशियंस भी यहीं घूम रहे हैं, अमेरिका का इतना मैसिव बिल्डअप भी यहीं पर है, और अब टर्की भी आ गया। ठीक है, तो एक घमसान की लड़ाई, और तमाम आलमी ताकतें यहां पर हैं। जब जंग अगर आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो फिर यहां पर एक आलमी जंग का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है
जेराल्ड फोर्ड, वो इस वक्त जबले तारिक जिब्राल्टर वहां तक पहुंच गया है, जो स्पेन और मोरक्को के दरमियान छोटा सा रास्ता है, जहां से तारिक बिन ज़ियाद जो है वो अफ्रीका से यूरोप में दाखिल हुआ था, और उन्हीं के नाम के ऊपर ये जिसको जबले तारिक या जिब्राल्टर कहा जाता है, ये वो जगह है। अगर आपने अटलांटिक से बहरा रूम के अंदर दाखिल होना है तो ये इकलौता रास्ता है, ठीक है ना। तो जिब्राल्टर के करीब वो पहुंच गया है, बहुत जल्द वो मेडिटेरेनियन सी में दाखिल हो जाएगा, और अगले चंद दिनों के अंदर वो यहां इजराइल के साहिलों पर होगा। तो फिर देखेंगे अमेरिकन की उसको रेड सी में खड़ा करना है, अरेबियन सी में खड़ा करना है, या गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा करना है, कहां करना है, लेकिन वो फ्यू डेज में यहां आ जाएगा, फ्यू डेज में, अब 4-5 दिन के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी कि आगे फिर 2-3 और दिन लग जाएंगे कि अगर वो इजराइल के साहिलों तक आ गया तो फिर इधर भेजते हुए 2-3 दिन और लग जाएंगे, लेकिन वो इस रीजन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड हैज एंटर्ड द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड इज नाउ ऑन इट्स वे टू मेडिटेरेनियन सी। अच्छा, लिंडसे ग्राम की कुछ बातें सुनने वाली हैं, और वो ये कह रहा है कि हम ज्यादा दिन ईरान को देंगे नहीं, इनके पास 2-3 हफ्ते हैं और उसके अंदर अंदर जब वो फैसला। वैसे तो लिंडसे ग्राम ये कह रहा है कि फौरी हमला कर देना चाहिए, लेकिन कह रहा है चलो ट्रंप टाइम दे रहा है तो 1-2 हफ्तों से ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे। दूसरी ये जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनने वाली है, कहता है मुस्तकबिल की जो जंगें हैं वो यहां इजराइल में प्लान की जाती हैं। अच्छा, ये लोग कुछ अपना छुपाते भी नहीं है, खुलकर बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बताते हैं। इजरायली लीडर जो बताते हैं वो गजा में उनके मकासद क्या है, वेस्ट बैंक में उनके मकासद क्या है। अब वो फखरी अंदाज में बता रहा है कि वॉर्स ऑफ द फ्यूचर यहां इजराइल में प्लान की जाती हैं, जो जंगें होती हैं उनकी प्लानिंग पहले यहां पर होती है। तो ये बड़ी स्मार्टेस्ट और मोस्ट क्रिएटिव मिलिट्री फोर्स अगर प्लेनेट अर्थ पर है तो वो आईडीएफ है। अमेरिका से भी ज्यादा स्मार्ट, अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल आर्मी जो है वो इजराइल की है, और उन्होंने कहा कि इजराइल एडवांस कर रहा है वेपन्स के अंदर और ऐसी कैपेबिलिटीज बना रहा है कि इजराइल अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहा है। प्लेनेट की सबसे स्मार्ट और पावरफुल आर्मी इजराइल की है, और ये ऐसे वेपन्स और ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं कि ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहा है, और कह रहा है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें हम प्रोग्रेस के अंदर जब यकीन रखते हैं, हम पार्टनर हैं और प्रोग्रेस हो रही है, तो इजराइल की तरक्की से हम खुश हैं। देखें पहले दिन से और पिछले कई सालों से बहुत सारे लीडर्स ने पिछली कई दहाइयों में ये बात की है। किंग फैसल ने ये कहा था ये किसी के इत्तेहादी नहीं है, अब खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स और टकर कार्सन यही बात कर रहे हैं कि ये तो हमारे मतलब इत्तेहादी भी नहीं है। बेस्ट एलाय तो होना क्या, ग्रेटेस्ट एलाय होना तो क्या, ये सिंपल एलाय भी नहीं है। देखिए एक गोल जो बहुत सारी किताबों में है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बयान करते हैं कि इनका मकसद जो है, जैसे जॉन मेशेमर ने अपनी किताब लिखी इजरायली लॉबी, तो उनका मकसद जो है वो ग्लोबल रूल करना है, लेकिन चूंकि वो माइनॉरिटी में हैं और वेस्ट पर डिपेंडेंट हैं और ताकत वेस्ट के पास है, तो अभी वो वेस्ट का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल जो है वो सिर्फ रीजन पर अपनी डोमिनेंस नहीं है, बल्कि उनकी ग्लोबल डोमिनेंस है। बहुत बड़ी मिलिट्री, बहुत बड़ा रकबा, और फिर दुनिया की टेक और वेपन्स, उसका मरकज इजराइल, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरकज इजराइल, ये उनका जो बुनियादी तौर पर मकसद है। तो लिंडसे ग्राम तो बड़ा खुलकर बता रहा है कि हम तो अमेरिका, इजराइल तो अमेरिका से भी आगे जा रहा है, और उसको इस पर बड़ा फख्र है। अच्छा, आज सर्वे वहां पर हुआ है अमेरिका में, जिसके मुताबिक ओनली 21% ऑफ अमेरिकन इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ईरान पर हमला होना चाहिए। 80%, 79% अमेरिकन ईरान पर हमले के हक में नहीं है। तो ये जंग के आगाज में ये सूरत हाल है, तो जंग के बाद सूरत हाल क्या होगी? क्योंकि इराक पर जब अटैक हो रहा था तो 66% कहते थे कि हमला होना चाहिए। तो वहां से आज जो ताजा तरीन सर्वे आया है उसमें कोई 80% ने यह कहा है कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी इराक पर अटैक करना, और यहां पर ये रेशो है कि 80% कह रहे हैं कि हमला नहीं होना चाहिए, तो हमले के बाद जो तबाही होगी, नुकसान होगा, फिर क्या होगा। तो ये बहरहाल, तो उन्होंने लिखा भी यही है कि अगर ट्रंप हैज नॉट बॉम्ब ईरान येट ही मस्ट बी रीडिंग दीज पोल्स। ट्रंप को ईरान पर हमला करने से पहले ये पोल्स पढ़ लेने चाहिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ये बता रहा है अगर हमास डिसआर्म ना हुई तो इजराइल जो है वो गजा पर हमले की तैयारी कर रहा। 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया,
और वो किस लिए दिया गया है? फौरी हमला क्यों नहीं करना? क्योंकि पहले ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, फिर गजा पर। अच्छा, ये उनका तो बुनियाद पहले दिन से मकसद है कि गजा में इनको डिस्प्लेस करना है, तो वो मुख्तलिफ फेजेस में कर रहे हैं। सीज फायर भी उस फेज का हिस्सा है, अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो रीजन को होश के नाखून लेने चाहिए और इस एंटिटी का जो है वो बंदोबस्त करना चाहिए, जो हर एक के लिए जो वो खतरा बन चुका है। इजरायली मीडिया ये कह रहा है सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, इजिप्ट ये हमारे लिए बड़ा मसला बनने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम शिया एक्सेस से लड़ रहे थे, लेकिन अब ये तो सुन्नी एक्सेस जो है वो बन रहा है और ये बहुत ही ताकतवर है। इसलिए आप देखिए कि वो जी टर्की से जेट्स ना लो, वो अमेरिका ने कंसर्न शुरू कर दिया है, तो वो इसराइल के बगैर तो नहीं ना हुआ। अच्छा, मैं एक चीज ओआईसी के हवाले से आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन पहले किंग ऑफ जॉर्डन जो है वो बरतानिया पहुंचे हैं और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है और उसमें गजा और वेस्ट बैंक जो डिस्कस किया गया है। जो प्रेसिडेंट अल शरा हैं, 5 मरतबा उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई है, यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है। और रशिया ये कह रहा है कि यूरोपियंस उनके जहाजों के ऊपर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। ये आलमी जंग का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा कि यूरोपियंस रशिया पर, इसका मतलब उनका जंग रोकने का कोई इरादा नहीं है और वो ये करने जा रहे हैं। अच्छा, ओआईसी के हवाले से एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये है कि ओआईसी की जो आपको पिछली सदी की लीडरशिप नजर आती है, जिसमें सद्दाम हुसैन है, जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी हैं, जिसमें यहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, यहां पर किंग फैसल हैं, ठीक है ना, ये एक सारी लीडरशिप है जो इसराइल के हवाले से खास नुक्ता नजर रखती है, जो फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी सपोर्टर हाफिज़ुल असद हैं, ठीक है। तो ये फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी सपोर्टर है और इसराइल को ये तस्लीम करने का कोई इनका इरादा नहीं है और ये समझते हैं कि फ़लस्तीनी कॉज है वो अरब कॉज है। और फिर साथ साथ ये अमेरिकी डोमिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं, जैसे सद्दाम हुसैन ऑयल उसका, और जैसे मुअम्मर कज़ाफ़ी वो पेट्रो डॉलर और वो सारा जो है अफ्रीकन यूनियन के अलग से करेंसी बनाना चाहते थे, अमेरिकी डोमिनेंस को भी साथ साथ चैलेंज कर रहे हैं। तो उस सब लीडरशिप को आपको पता है कि क्या हुआ जब ओआईसी की लीडरशिप का ये हशर किया गया। किंग फैसल के साथ क्या हुआ, सद्दाम हुसैन के, मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, ठीक है, बाकी सब के साथ क्या अंजाम हुआ ये आपको पता है। उसके बाद जो ओआईसी की लीडरशिप आई वो काफी डरी सहमी हुई थी कि एक तो अमेरिका को चैलेंज नहीं करना, अमेरिका की जैसे ताबेदारी होनी है करते चले जाओ, यही तरीका है अपनी गवर्नमेंट्स को कायम रखने का, और मुनार्कीज को था कि अपनी मुनार्कीज को कायम रखने का। और इजराइल के हवाले से वो मजबूर हुए कि नॉर्मलाइजेशन करें, या एटलीस्ट अगर ओपनली नहीं कर सकते तो फिर पस पर्दा उनके साथ ताल्लुकात कायम करें और अमेरिका को यकीन दिलाएं कि भाई अब हम इजराइल के खिलाफ नहीं हैं, ठीक है। ये सारा उन्होंने किया, तो ये एक मामला था। लेकिन अब जो ओआईसी की लीडरशिप है उसको ये अंदाजा हुआ है कि नहीं, अब हमें उस मुकम्मल ताबेदारी से जब वो निकलना होगा। लेकिन ये लीडरशिप जो है वो बड़ी स्मार्ट लीडरशिप है, बड़ी समझदार है और ये समझती है कि हम फौरी तौर पर अमेरिका को नाराज हमें नहीं करना चाहिए, हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने चाहिए, हमें आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होना चाहिए कि हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएं कि हम हमारी हुकूमतें इस तरह से ना जब वो गिराई जा सकें। इस वक्त तो हम हैं ही मुकम्मल अमेरिका पे डिपेंडेंट ना, जैसे ट्रंप ने कहा कि ये 2 दिन नहीं निकालेंगे, तो हम स्लोली ऐसा करें और अमेरिका को फौरी नाराज ना करें। फिर जब हम अपने पांव पर खड़े हो जाएं किसी हद तक, तो फिर अमेरिका नाराज होता तो हो जाए। ये एक सोच है और इसलिए आप देखें कि सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, मिस्र, ठीक है ना, ये सब आपस में भी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये सब बटे हुए थे, एक तरह से इनको डिवाइड किया गया। अब ये एक दूसरे के साथ भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहे हैं, चाइना से भी असला ले रहे हैं, मिस्र ले रहा है, सऊदी अरेबिया ले रहा है, रशिया के साथ ताल्लुकात, ठीक है ना। तो लेकिन अब यहीं पर इनके लिए चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका ने इनको वार्न करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो अब ये लीडरशिप ना तो उसी फार्मूले के ऊपर रह सकती है कि ये वही ताबेदारी जब वो करती रहे, और ये जो मोनार्कीज कायम हैं ये वेस्टर्न सपोर्ट ही की वजह से कायम है। तो अगर वेस्टर्न सपोर्ट नहीं है और वो इस तरह से इनकी इंडिपेंडेंस से खुश नहीं है, तो फिर ये सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये एक यानी बड़ा डिसाइडिंग टाइम जब वो ओआईसी की लीडरशिप के लिए जब वो आ रहा है। ट्रंप ये कह रहा है कि क्यूबा जो फेल्ड स्टेट है और बहुत जल्द क्यूबा जब फॉल कर जाएगा, सो ऑन। और चाइना
जो है वो उसने एड भेजी है। 30,000 टन ऑफ राइस जो है वो क्यूबा को भेजा है। तो क्यूबा पर भी एक बड़ी जंग, और मैं आपको बता रहा हूं ये एक ही जंग है जिसके कई थिएटर हैं, जिसका ताल्लुक नई वर्ल्ड ऑर्डर के साथ है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राय सुरगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।